नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा समय आप लोग का लूँगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। देखिए, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि पंचायती राज को जो किस तरीके से याद कर रखना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, उससे संबंधित चीज़ें जो है बहुत दिनों से पूछी जा रही थी मुझे। तो उसके देखते हुए, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत एफर्ट डाल के एक आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ तैयार की है, जो आप लोगों को पंचायती राज में इस चीज़ को इस चार्ट के फॉर्म में मैंने सभी चीज़ों को बहुत जगह से अलग अलग सोर्स से 3, 4, 5, 6 मतलब लगभग 5 से 6 सोर्स से आप लोगों के लिए एक जगह इकट्ठा करने का कोशिश किया है, ताकि आप लोग एक साथ उसको चार्ट के फॉर्म में देख सकें और याद रखने का कोशिश कर सकें। यही इसका एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप लास्ट में अब आप अच्छे से याद रख सकते हैं। एक साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है पॉइंट्स में। वो डिफरेंस को आप लोग को एक साथ अगर दिख गया तो आप लोग को याद रखने में बहुत आसानी होगा। ये सबसे अच्छा तरीका, इससे बेस्ट तरीका नहीं है पंचायती राज को याद रखने का। एक साथ अगर आपको दिख जाए तो आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और लास्ट में ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए इसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होता है। ग्राम पंचायत आप अलग से पढ़ेंगे, फिर जनपद अलग से पढ़ेंगे, फिर जिला अलग से पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराने के लिए मैं लगभग 20 दिन से इस पर मेहनत कर रहा था। और लगभग इतने मेहनत के बाद, बहुत जगह से डाटा कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ जो तैयार हुआ है, जो मैं आपको अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये चार्ट जो मैं जिस चार्ट के बारे में आप सबको बात कर रहा था, ये चार्ट है एक चार्ट फॉर्म में मैंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, देखिए इसका जो एक सैंपल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। लेकिन मैं इसको इंट्रो पार्ट मतलब बता देता हूं कि इसमें मैंने क्या चीज़ें की हैं। देखिए, जो भी चीज़ होती है, जैसे कि परिभाषा है, तो ग्राम पंचायत की क्या परिभाषा है कि गांव या गांव का समूह रहेगा जो इसको ग्राम पंचायत कहेंगे। तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके, फिर उसके बाद जनपद, फिर उसके बाद जिला, और इससे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है। उसी तरीके से वार्ड की संख्या, तो सेकंड पॉइंट है वार्ड की संख्या में ग्राम पंचायत में कितने वार्ड रहेंगे, 10 से 20, फिर जनपद में 10 से 25 और उसके बाद जिला में 10 से 35। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को, लगभग 37-38 पॉइंट को मैंने इसमें कवर किया है, जो बहुत सारे पेपर्स में आ चुके हैं और जिनके आने की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। पिछले पेपर्स को देखते हुए मैंने इन सब पॉइंट्स को इसमें डाला है। जैसे कि पंचायतों का निर्माण, तो उसमें ग्राम पंचायत में कौन कौन से सदस्य, किनसे मिलकर ग्राम पंचायत बनता है, फिर किनसे मिलकर जनपद बनता है, फिर किनसे मिलकर जिला पंचायत का गठन होता है। ये सब चीज़ों को अलग अलग सोर्स से मैंने कलेक्ट करके एक चार्ट में डाल दिया है, जिससे आपको बहुत आसानी होगा। फिर उसके बाद देखिए, राजनीतिक प्रमुख ग्राम पंचायत में कौन रहता है, जनपद में कौन रहता है, जिला में कौन रहता है। उसी तरीके से आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पूरे कलर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से शपथ कौन दिलाएगा, तो ग्राम पंचायत में कौन शपथ दिलाएगा, जनपद में कौन शपथ दिलाएगा, फिर उसके बाद जिला में कौन दिलाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर किया। लगभग ये 3 पेज का पूरा चार्ट है। ये सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर हुए हैं जो बीच बीच में पेपर में आते रहे हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है। जैसे पंचायत निधि से पैसा निकालने के लिए हस्ताक्षर किनके किनके होने चाहिए, तो ग्राम पंचायत में किनके हस्ताक्षर होना चाहिए, जनपद में और जिला में। उसके बाद पंचायतों को विधिक समझौता करने के लिए अनुमति देना, ये ग्राम पंचायत में कौन देगा, जनपद में, जिला में कौन देगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में बहुत सारे आ चुके हैं। जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम, जनपद, जिला में। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इसमें पूरा, जितना भी आपका पंचायती राज है, सब के पॉइंट्स इसमें मैंने कवर किए हैं। जितना जमानत राशि है अपडेटेड, ये भी बता रहा हूँ आपको, पूरा जो है वो अभी जो संशोधन हुआ है वो अपडेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जितना भी जमानत राशि है, निलंबन कौन करेगा, विहित अधिकारी कौन रहेगा, उसके बाद नामांकन फॉर्म ये वाला और निर्वाचन वाला, और पूरा 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पंचायती राज अधिनियम, पूरा जुर्माना कितना लगता है, हर चीज़ इसमें मैंने 3 पेज में। जब आप ये 3 पेज को पढ़ेंगे, आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर 10 क्वेश्चन पंचायती राज से आता है तो उसका 7 क्वेश्चन इस PDF से बन जाएगा, इस चार्ट से बन जाएगा आपका। इस चार्ट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेस जरूरी है पढ़ना, थ्योरी पोर्शन जो जरूरी है पढ़ना, उसको आप पढ़ेंगे तो आप ये अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप याद करके जाते हैं तो आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 70-80% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे वो तो फिर उसके लिए तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज करने के टाइम भी आपको बहुत आसान होगा इस चार्ट से पढ़ने से। ठीक है, तो ये चार्ट आपको कैसे मिल सकता है, इसकी जानकारी के लिए इस मेल ID पे आप मेल करिए,
वहाँ पर मेल करने से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चार्ट आपको कैसे प्रोवाइड हो सकता है। पीडीएफ के फॉर्म में ये चार्ट आपको प्रोवाइड होगी। ये A3 साइज़ का पेपर है जिसमें मैंने इसको निकलवाया है। आप चाहे तो A4 साइज़ के पेपर में भी निकलवा सकते हैं। वॉल चार्ट के फॉर्म में मैंने इसको प्रिपेयर करने का कोशिश किया। आप दीवार में चिपका के रोज पढ़ सकते हैं, आपका पूरा जो है वो पंचायती राज अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका सैंपल मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वैसे आप लोग को पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग वहां जाके देख लीजिए और उसके बाद फिर अगर आप लोग को उपयोगी लगे तो इस मेल आईडी पे मुझे मेल करिए। उसके बाद आपको इस कैसे आप लोग को मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चार्ट आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसको बहुत मेहनत करके मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। 15 से 20 दिन का मेहनत लगा है। बहुत आसान लग रहा होगा, ये बहुत मेहनत करना पड़ा इसके लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा। देखिए, जो पंचायती राज वाली सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, वो जो पंचायती राज वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने ग्राम सभा को कवर किया था। वो ग्राम सभा का अधूरा था, वो कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ था, आधा पार्ट जो है वो ग्राम सभा का, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा और ग्राम सभा के काम क्या होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा होती है उसके काम क्या होते हैं, आरक्षण वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें जो है वो ग्राम सभा का जो टॉपिक था वो हम लोग का अधूरा छूटा हुआ था। तो वो टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे नीचे कि उसको कवर करवाने के लिए, और बहुत से कमेंट उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए भी कमेंट आ रहे थे, ठीक है। तो वो जो ग्राम सभा वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। इससे बहुत इसकी क्वेरी आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें डाउट हो रही थी, इसलिए क्योंकि वो टॉपिक मैंने कवर कंप्लीट नहीं करवाया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में ग्राम सभा जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा जो होती है वो बचा हुआ है, और उसके बाद ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में क्या क्या काम होते हैं वो भी हम लोग वो जो हिस्सा है वो भी हम लोग आज के वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जिन लोगों का आधा छूटा हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा। देखो, ग्राम सभा वाला चीज़ें मैंने पूरी बता ली थी। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग पहली चीज़ तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, वो आप जो नहीं देखे हैं ग्राम सभा वाला, वो पहले वो जो पढ़ा चुका हूँ उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखो, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक। तो याद रखना, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 244(1) के तहत। आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति घोषणा करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, ठीक। ये हो गया। आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप पूरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा शॉर्ट में जैसा आपको बने आप नोट कर सकते हैं। अनुसूची 5 में जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची, जिसमें से 5वें नंबर की अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। तो पहले अनुसूची 5 देखो आप लोग, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जानकारी दी गई है, और यही इसी के तहत अनुसूचित क्षेत्र शामिल आता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में के संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 5 है। अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करता है। देखो, मैं क्या बोला आप लोग को, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति कर दिए, गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ये मैं ग्राम सभा पढ़ाया था, शुरू में ही बताया था, ग्राम घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। क्लियर एकदम। तो अनुसूचित क्षेत्र में, अब अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए, मान लो जाए बस्तर क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए हैं जो राष्ट्रपति जी हैं वो, अब गांव या गांव के समूह को ग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो वो राज्यपाल जारी करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेंगे। अब ग्राम का डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रबंधन, जिस अनुसूचित क्षेत्र का, अब गांव या गांव के समूह को राज्यपाल अधिसूचित करके ग्राम घोषित कर दिया, और उस क्षेत्र का प्रबंधन उनकी परंपराओं के आधार पर चलाया जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का जो प्रबंधन है, जो काम है, देखिए अनुसूचित क्षेत्र में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लोग रहते हैं, आदिवासी जनजाति जो निवास करती है, उनकी अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति होती है। आप लोग देखे होंगे
कि वहाँ पर गवर्नमेंट का वो लोग जो इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। जैसे कि बस्तर संभाग में आप लोग जाओगे तो वह जितनी भी जनजातियाँ हैं वो अपना खुद का संविधान बनाना चाहती, मतलब वो भारत के संविधान को वो लोग उतना नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो वहाँ डेवलपमेंट, और वो लोग डेवलपमेंट भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट बनेगा, यहाँ रोड आएगा, यहाँ सड़क आएगी, तो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, वो लोग पहाड़, पशु, पहाड़ और जो जंगल है उनका, वन है, उसको भगवान मानते हैं। अब जब आप वहाँ पे रोड बनाओगे, जब आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे, जब आप वहाँ पे कोई चीज़ डेवलपमेंट करोगे, तो इन सब चीज़ों को आपको काटना पड़ेगा। पहले जंगल काटना पड़ेगा, पहाड़ भी तोड़ना पड़ेगा बीच से, अगर कहीं क्रॉस हो रहा है तो इन सब चीज़ों को वो अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का हनन मानते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट वो चाहते नहीं, वो अपने रहना चाहते, अपनी परंपराओं के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं वो लोग। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में ये प्रावधान जोड़ा गया है कि जब वो ऐसे अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा अगर है तो उसका प्रबंधन किसके हिसाब से होगा, उनकी परंपराओं के हिसाब से होगा। ठीक, तो इसलिए ये लाइन जोड़ा गया। अब देखो, ग्राम सभा में गणपूर्ति, अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही भाई, जो सिंपल ग्राम सभा उसके बारे में पूरा मैं बता चुका हूं आप लोग को। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो अनुसूचित क्षेत्र, देखो सामान्य ग्राम सभा में कितना होता है गणपूर्ति, 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा जो होती है उसमें भी गणपूर्ति का मतलब मिनिमम सदस्य वहां पर उपस्थित होने चाहिए। तो 1/3 कुल सदस्य संख्या का, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या कितनी है, मान लो जाए 30 है, तो उसका 1/3 कितना, 10। तो ये 10 जो है वो गणपूर्ति होगा। लेकिन इस 10 में से 1/3 महिला होनी चाहिए, मतलब इस 10 में से 3 सदस्य जो है वो महिला सदस्य होनी चाहिए। ये इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब समझ गए? तो ये ध्यान रखना। इस ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अब देखो, सरपंच या पंच नहीं करेगा। सामान्य ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपस्थित ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच में से ऐसे व्यक्ति को सौंपेंगे जो एसटी का ही होना चाहिए, एसटी जनजाति का ही होना चाहिए। अब ग्राम सभा सब पूरा सभा लगी हुई है, उसमें उपस्थित जितने भी हैं, तो ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं अपने बीच में से सर्वसम्मति से किसी भी एक व्यक्ति को चुनेंगे जो एसटी कैटेगरी का होगा, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का होगा। ये अच्छे से याद रखना, एसटी का ही होना चाहिए वो व्यक्ति, कोई भी ओबीसी का नहीं होगा, कोई भी एससी का नहीं होगा, कोई भी जनरल का नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र है। इसलिए वो जो व्यक्ति अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा वो एसटी का ही होना चाहिए। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक, ये हो गया आपका अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का प्रबंधन कैसा कैसा होता है। अब स्थान का आरक्षण देख लेते हैं हम लोग। तो अब ये आरक्षण जो होगा आपका, मैं तीनों के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं, जैसे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो तीनों में, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में स्थानों का आरक्षण कैसा रहता है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सामान्य क्षेत्रों में आरक्षण कैसा होता है मैं बता चुका हूं, ग्राम सभा का आरक्षण, वो आप लोग वीडियो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की उतना एसटी के लिए आरक्षण, जितना एससी के लिए उतना एससी के लिए आरक्षण, है ना, वो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये अनुसूचित क्षेत्रों के जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है उनके लिए आरक्षण है। ठीक है, अब कौन कौन से पद के लिए आरक्षण है ये भी बताऊंगा मैं। पहले ये ध्यान दो कि अनुसूचित क्षेत्रों का स्थान का आरक्षण कैसा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसको ध्यान से समझना। अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण उस पंचायत की जनसंख्या के आधार पर होगा। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, जो से ग्राम सभा में था, जैसे कि जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की होगी उतना प्रतिशत आरक्षण एसटी को, और जितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की होगी उतना प्रतिशत आरक्षण एससी को। यही बोला है, स्थानों का आरक्षण उस पंचायत की जनसंख्या के आधार पर होगा। जितना प्रतिशत जनसंख्या एसटी का होगा उतना एसटी के लिए आरक्षण, एससी के लिए होगा उतना एससी के लिए आरक्षण। दिक्कत वहां पे होता है कि एसटी के लिए कम से कम 50% आरक्षण होना ही चाहिए। समझे? ग्राम सभा, सामान्य ग्राम सभा में ऐसा कोई रूल नहीं था। इसमें क्या है, चूंकि ये अनुसूचित ग्राम पंचायत की बात चल रही है, इसलिए क्या होगा यहां पर, कम से कम एसटी के लिए 50% आरक्षण होना ही चाहिए, और एसटी और एससी दोनों मिलके 75% आरक्षण होना चाहिए, यानी 3/4। 50% से अधिक हुआ तो उतना ही, पहले ये समझो। देखो, एसटी के लिए कम से कम 50% होना चाहिए। अब मान लो जाए उस पंचायत में एसटी की जनसंख्या कितनी है, 50% एसटी जनसंख्या ना होकर वहां पर 70% एसटी जनसंख्या है,
तो उसका आरक्षण कितना होगा, एसटी का 70%। मतलब क्या हुआ, कम से कम एसटी 50% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अगर एसटी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है तो जितने प्रतिशत भी जनसंख्या एसटी की है उतना प्रतिशत एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। 55% जनसंख्या एसटी की है तो 55% आरक्षण, 60% जनसंख्या एसटी की है तो 60% आरक्षण, 70% एसटी लोग हैं तो 70% आरक्षण। ठीक, तो ये हो गया आपका, है ना, ये 2 लाइन। एसटी के लिए कम से कम 50%, लेकिन 50% से जितना ज्यादा एसटी के लिए है, एसटी जनसंख्या, उतना ही आरक्षण वो लोग को मिलेगा। पेच यहां पे फंस जाता है कि एसटी एससी आरक्षण अगर कुल सीटों का 75% नहीं है। देखो, अब एसटी एससी आरक्षण टोटल दोनों मिला के, ये तो सिर्फ एसटी का आरक्षण बताया, जितना एसटी की जनसंख्या उतना एसटी के लिए आरक्षण रहेगा। लेकिन अब एससी को भी मिला दिए तो एसटी और एससी दोनों आरक्षण मिला के 75% होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो जाए एसटी और एससी ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 75% आरक्षण होना चाहिए। मान लो जाए एसटी जनसंख्या कितना है, 60% है, और एससी जनसंख्या कितना है, 10% है। ठीक, तो अब ये कितना हुआ, 60 और 10 कितना हो, 70। जबकि दोनों मिला के आरक्षण कितना होना चाहिए, 75%, यानी कुल का 3/4 आरक्षण होना चाहिए, है ना। मतलब कुल सीटों का 3/4 होना चाहिए, यानी 75% आरक्षण होना चाहिए। लेकिन एसटी और एससी दोनों मिलाकर आरक्षण कितना है, 70%। तो अब 75% पहुंचाने के लिए, 70 को 75 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5% आरक्षण और देना पड़ेगा। तो अब ये 5% का जो डिफरेंस आया वो आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। क्लियर हो गया। एक बार और समझाता हूं, देखो, एसटी के लिए मिनिमम 50% आरक्षण होना ही चाहिए। उसके बाद एसटी की जनसंख्या अगर 55% है तो उतना ही 55% आरक्षण रहेगा। 60% है तो 60% आरक्षण रहेगा। एसटी की जनसंख्या अगर 70% है तो 70% आरक्षण एसटी को दिया जाएगा। अब एससी बच गया और ओबीसी बच गया, तो एसटी को मान लो जाए 70% है जनसंख्या, तो एसटी का आरक्षण कितना हो गया, 70%। अब ठीक है, 70% आरक्षण। अब यहां पर देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं मार रहा हूं, मान लो जाए एसटी आरक्षण कितना है, 60%। तो एसटी आरक्षण, एसटी की जनसंख्या कितनी है, 60%, तो एसटी आरक्षण कितना, 60%। एससी की जनसंख्या 10% है तो एससी आरक्षण कितना हो गया, 10%। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 70%। लेकिन मैं क्या बोला हूं, एसटी और एससी दोनों मिला के 75% आरक्षण जरूरी है। अब यहां पर एसटी और एससी दोनों मिला के 70% ही आरक्षण हुआ, तो 5% किसको दे दिया जाएगा, ओबीसी को दे दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो एसटी की जनसंख्या 60% है और एससी वहीं पे 15% हो जाता है, 10% है इसलिए 5% ओबीसी को मिल रहा है। लेकिन एससी की जनसंख्या 15% है मान लो जाए, तो टोटल एसटी प्लस एससी आरक्षण कितना हो गया, 75% हो गया। अब एसटी 60%, एससी 15%, तो टोटल 75% हो गया। तो अब ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि एसटी और एससी दोनों मिला के 75% तो हो गया ना, तो ओबीसी को आरक्षण जबरदस्ती क्यों देंगे। एसटी और एससी आरक्षण अगर दोनों मिला के 75% नहीं हुआ, तब उसको 75% करने के लिए जितना का डिफरेंस होगा उतना आरक्षण मिलेगा ओबीसी को। एकदम क्लियर है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एसटी प्लस एससी आरक्षण कुल सीटों का 3/4 मतलब कि 75% होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमा लगा लेना, नहीं हुआ तब ओबीसी आरक्षण उतना ही दिया जाएगा जितना कि 75% हो जाए, जो मैं आपको वहां पर कैलकुलेशन करके समझाया। जैसे कि मान लो जाए, यहां पर एक और एग्जांपल देख लो इसको समझने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। 40 सीट है, कुल सीट कितना है, 40, तो 40 का 3/4 मतलब कितना होना चाहिए, कुल सीटों का 3/4 होना चाहिए आरक्षण एसटी और एससी दोनों को मिला के। तो कुल सीट अगर 40 है तो उसका 3/4 मतलब 30 सीट होना चाहिए एसटी और एससी दोनों को मिला के। एसटी और एससी दोनों को मिला के कितना सीट होना चाहिए, 30 सीट उन लोग को दोनों को मिलना चाहिए, एसटी और एससी मिला के। लेकिन मान लो जाए एसटी और एससी मिला के केवल 25 सीट दिया जाता है, 25 सीट होता है दोनों को मिला के, तो फिर ओबीसी को 30 करने के लिए 30 होना चाहिए, 75%। ठीक है, तो ओबीसी को कितना मिलेगा, 5 सीट, 5 सीट ओबीसी का जोड़ देंगे तब इसमें कितना हो जाएगा, 30 सीट हो जाएगा। तो ओबीसी को आरक्षण कितना, 5% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। और एसटी और एससी अगर 3/4 हो जाता है तो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यह है आपका अनुसूचित क्षेत्रों का आरक्षण, ग्राम, जनपद और जिला तीनों ही में एक साथ याद बता दिया हूं, ग्राम का भी, जनपद का भी, जिला का भी। यह आरक्षण ग्राम पंचायत में पंच के लिए होगा और जनपद और जिला पंचायत में सदस्य के लिए होगा। ये जो मैं जितना कैलकुलेशन आपको बताया हूं वो आरक्षण ग्राम पंचायत के पंच और जनपद और जिला पंचायत के सदस्य, जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ग्राम पंचायत में पंच और जनपद और जिला पंचायत में सदस्य, ये दोनों के लिए ये आरक्षण लागू होगा। लेकिन अब सरपंच और अध्यक्ष बच गए, ग्राम पंचायत में कौन बच गया, पंच का तो लिए तो ये आरक्षण बता दिया मैं, सरपंच बच गया तो सरपंच के लिए, और यहां पर जनपद और जिला में कौन बच गया, अध्यक्ष बच गए, तो सरपंच, अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच और अध्यक्ष के पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे पूर्णतः
100% अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए कोई दूसरा को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, केवल एसटी 100% सीट आरक्षित रहेगा एसटी जनजाति के लिए। लेकिन ग्राम पंचायत के पंच और जनपद और जिला के सदस्य, उसके लिए जो आरक्षण रहेगा वो ये है जो मैं आपको कैलकुलेशन बताया वो। और सरपंच और अध्यक्ष के लिए 100% अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो उस ग्राम पंचायत का सरपंच जो है वो अनुसूचित एसटी जनजाति का ही होगा, और जनपद और जिला पंचायत अगर है तो उसका अध्यक्ष जो है वो एसटी जनजाति का ही होगा। क्लियर एकदम। अब देखते हैं, काफी अच्छे डिटेल में बता दिया हूं आप लोगों को मैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस नहीं है ये ग्राम सभा के कार्य है और ये अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य है। इसको पूछता है ना तो अच्छे से नोट करके रखना और याद करके रखना। ग्राम सभा के कार्य, अभी फॉरेस्ट सर्विस का पेपर आया था उसमें भी पूछा है, ठीक, एसीएफ का पेपर हुआ था उसमें पूछा है इसके काम को, तो और भी बहुत सारे पेपर में इसको पूछते रहता है। तो ग्राम सभा का काम क्या है? ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच करना। एक तरीके से आप कर सकते हैं अंकेक्षण का काम, जो जितने भी ऑडिट हैं, ऑडिट का काम कौन करता है? ग्राम सभा करता है, ये तो पहले ही बता चुका हूं। तो लेखाओं, ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच करना। दूसरा, गरीबी उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित या फिर और किसी अन्य योजना को हितग्राहियों का चयन, जैसे कि मान लो जाए कोई भी योजना चल रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है या बहुत सारी योजनाएं और चलती रहती ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसमें कौन कौन हितग्राही होगा उसका चयन करना, मतलब उसका लाभ किसको किसको दिया जाएगा, उसको हितग्राहियों का चयन करने का काम ग्राम सभा करती है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या फिर किसी अन्य योजना के लिए हितग्राहियों के चयन का कार्य कौन करती है? ग्राम सभा करती है। तीसरा, भूमि, जल, वन, इन सब का उचित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन है ना, उसमें वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, पानी जबरदस्ती वेस्ट नहीं होना चाहिए, तालाब वालाब को ठीक से बाड़ बना के रखना, वो सब का प्रबंधन का काम कौन करती है? ग्राम सभा करती है। व्यय पर नियंत्रण, जो पैसा है उसको उचित रूप से प्रयोग कर, मतलब सही जगह पे लगाना, वो सब काम करने का, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ये सब काम का व्यय पर नियंत्रण करने का काम ग्राम सभा का रहता है। ग्राम पंचायत वार्षिक बजट पर विचार व सिफारिश। ग्राम पंचायत जो है वार्षिक बजट है वो ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है, मैं आपको बताया था, और उस ग्राम पंचायत की जो वार्षिक बजट रहती है उस पर विचार करने का काम और उस पर सिफारिश देने का काम किसका रहता है? ग्राम सभा का रहता है। और ग्राम सभा के द्वारा दी गई सिफारिश को मानने के लिए ग्राम पंचायत बाध्य होता है, ये भी पहले बता चुका हूँ। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने का काम, कोई भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम, इंस्पेक्शन का काम ग्राम सभा का रहता है अपने क्षेत्र में। लघु जलाशय का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए सलाह देने का काम और ग्राम पंचायत को सलाह देने का काम करता है। लघु जलाशय का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, इसका सलाह देने का काम ग्राम पंचायत को कौन करती है? ग्राम सभा करती है। तो ये उसके कार्य हैं, इसको पॉइंट आउट करके लिख लेना आप लोग अच्छे से और याद रखना इसको। इसके बाद जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब के काम याद रखने। तो ये पूछता है निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के कार्य नहीं है, निम्न में से कौन से काम जनपद पंचायत के हैं, निम्न में से कौन से काम ग्राम सभा के हैं, इस तरीके से पूछता है इसमें क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, अब ये सामान्य ग्राम सभा था, अब ये अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के क्या काम है? परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ यही है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि उनकी परंपराओं के आधार पर वहाँ का प्रबंधन चलेगा, तो अपनी परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करना अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का काम के अंतर्गत आता है। एसटी से संबंधित योजनाओं के व्यय पर नियंत्रण, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई योजनाएं आ रही है तो उनके व्यय पर, उनके जो खर्च हो रहा है उस पर कंट्रोल करने का काम ये कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा करती है। इसके प्रबंध, मतलब बाजार व मेला जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के अंतर्गत लगेंगे, जो पशु मेला है, बाजार लगेगा, बाजार या फिर और अन्य प्रकार का कोई भी मेला है, उसके प्रबंधन का काम है ना, उसके रखरखाव का काम, मैनेजमेंट का काम जो देखती है वो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा देखती है। इस तीन ये डिफरेंस है, ये तीन काम ये है जो ग्राम सभा नहीं करती है। इसके अलावा वो सभी काम जो सामान्य ग्राम सभा करती है वो तो ये लोग करेंगे ही, इसके अलावा ये तीन काम ये लोग एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है, खाली तीन ही काम नहीं करता, ये सब काम ये करेगा, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के भी काम के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये तीन काम एक्स्ट्रा हैं। परंपरा और संस्कृति का संरक्षण ये लोग का काम नहीं है, एसटी की योजनाओं पर व्यय पर नियंत्रण ये लोग का काम नहीं है, ये लोग का काम है, और ये बाजार मेले का प्रबंधन, इसको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास इफेक्टिव लगी होगी। हम लोग का ग्राम सभा वाला जो पार्ट है वो कवर होता है आज के वीडियो पे। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस तरीके के जो आगे के टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, वंदे मातरम।